हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास 12 की फिजिक्स में दोस्तों हमें 10 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, तो 10 यूनिट पढ़नी है, लेकिन चैप्टर कई हैं क्योंकि एक यूनिट में लगभग 2 या 3 चैप्टर, किसी में एक ही चैप्टर है, तो इस टाइप से हमें चैप्टर कई पढ़ने हैं, लेकिन यूनिट हमें 10 पढ़नी है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम आज की वीडियो से हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो हमारी है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की इस यूनिट का नाम है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है, पहले उसको समझेंगे हम वास्तविकता में। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और हिंदी भाषा में और सरल भाषा में ले जाए तो इलेक्ट्रो का मतलब मेरे भाई होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। ठीक है, अब यहाँ स्टैटिक्स की बात करें तो ये स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ है? होता है रुका हुआ, है ना। तो आवेश, ठीक है, रुका हुआ। अगर इंग्लिश में बात करें तो चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, मतलब ये रुका हुआ आवेश। मतलब टोटल हम बात करें, अगर ओवरऑल बात करें तो दोस्तों इस यूनिट में स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें आवेश को ही पढ़ना है, और उस आवेश को पढ़ना है जो गति नहीं कर रहा, आवेश रुका हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। मतलब आवेश को पढ़ना है, लेकिन रुका हुआ आवेश को पढ़ना है। कहीं ये आवेश गति नहीं करेगा, मूवमेंट इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही बात। तो दोस्तों इस यूनिट में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इस यूनिट में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों चैप्टर्स में हम रुके हुए आवेश को कैलकुलेट करेंगे, रुके हुए आवेश के कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब समझेंगे। तो मेन जो स्टैंड है वो हमारा आवेश है, चार्ज है। चार्ज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। ओके, तो बिल्कुल मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ये हमें चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई जो विद्युत होती है, ये विद्युत क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, विद्युत के बाद हम चार्ज समझेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये धीरे धीरे हम सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत को समझेंगे। ठीक है, तो अगर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को हम समझेंगे, ठीक है, तो अक्सर दोस्तों बेसिकली हमने एग्जाम्पल में देखा है, धूप वाला दिन होता है, अक्सर हमारा मन करता है कि हम छत पे जाएं। तो अगर हम छत पे चले जाते हैं और हमारे बाल सूखे हुए होते हैं, अगर उन सूखे हुए बालों पर हम यदि कंघे को रगड़ते हैं, ठीक है, और कंघे को बालों पर रगड़ने के बाद हमारा बेसिकल एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें कि बालों पर कंघों को रगड़ने के बाद यदि उस कंघा को हम नीचे जमीन पर लेके आए, तो वो जमीन पर रखे हुए छोटे छोटे कणों को कंघा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये बेसिकली हमने एग्जांपल में देखा हुआ। तो क्या हुआ ऐसा? पहले तो जो कंघा था वो छोटे कणों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आकर्षित नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बालों पर उसको रगड़ा और वो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगा। ऐसा क्यों, किस कारण से? तो दोस्तों क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में इस प्रकार से रगड़ा जाता है, तो उनमें से एक वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उस गुण को, उस ऊर्जा को
ही हम बोलते हैं विद्युत। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से एक वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उस गुण को या ऊर्जा को ही बोलते हैं विद्युत। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक ऊर्जा है। ठीक है, या फिर हम कहें कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी वह ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उस गुण को या उस ऊर्जा को हम विद्युत बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे हमने कंघे को बालों पर रगड़ा तो कंघे में एक गुण उत्पन्न हो गया, एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई। उस ऊर्जा के कारण उस कंघे ने छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो उस ऊर्जा को, जिस ऊर्जा के कारण उसने छोटे छोटे कणों को आकर्षित किया, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं, और एक ये अदिश राशि है। ठीक है, तो ये हमारी पहली परिभाषा। अगर दूसरी परिभाषा में अगर हम बात करें विद्युत की, तो जो आवेश प्रवाह की दर होती है, आवेश प्रवाह की दर, उस आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं क्या? धारा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस धारा को आई का यदि फॉर्मूला निकालें तो ये निकलता है, ठीक है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला निकलता है धारा का। ठीक है, और ये विद्युत जो है ना वो एक अदिश राशि है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आप विद्युत आप समझ गए हो। ठीक है, तो दोस्तों अब ये विद्युत समझा। इसके बाद हम एक इसमें ये भी समझेंगे कि जो घर्षण विद्युत होती है, ये घर्षण विद्युत क्या होती है। ठीक है, घर्षण, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, घर्षण, और ये है विद्युत। ठीक है, तो यदि क्या होता है, यदि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में क्या? विद्युत उत्पन्न हो जाएगी, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत। ठीक है, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। ठीक है, ध्यान रखना है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो ऊर्जा, जो विद्युत प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत। तो ये हमारी घर्षण विद्युत हुई। लेकिन मेरे भाई इस यूनिट में हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, इस यूनिट का ही नाम है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, क्या नाम है? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर वैद्युत की इस यूनिट का नाम है। तो स्थिर वैद्युत की क्या है, तो इसको भी समझ लो। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, देखो एक्चुअल में अगर वास्तविक में बात बताऊं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, और ये ऊर्जा जिस पदार्थ में उत्पन्न होगी, जिस वस्तु में उत्पन्न होगी, वो वस्तु या वो पदार्थ होगा, वो आवेशित पदार्थ कहलाएगा। कौन सा पदार्थ? आवेशित पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जिसमें ये ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आवेशित पदार्थ कहलाएगा। अब यदि इस आवेश को हम स्थिर रखें, स्थिर रखें मतलब कहने का ये है कि देखो अगर मैंने इसको बालों पर रगड़ा, ठीक है, तो इसमें एक गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, और वो गुण कहलाएगा एक विद्युत कहलाएगा, और जिस वस्तु में ये गुण उत्पन्न हुआ है वो एक आवेशित वस्तु कहलाएगी। जैसे इसमें गुण उत्पन्न हो गया तो ये आवेशित वस्तु है। अब यदि जो इसमें आवेश उत्पन्न हुआ, जो गुण उत्पन्न हुआ, उसको मैं स्थिर रखूं, इसको कहीं भी ना ले जाऊं, अभी ये चार्ज है, अभी ये चार्ज है, लेकिन यदि मैं इसको छोटे छोटे कणों के पास ले जाऊंगा तो ये छोटे छोटे कणों को अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने छोटे छोटे कणों को आवेश अपनी ओर आकर्षित कर लिया ना, तो नष्ट हो गया। लेकिन यदि इसी आवेश, जो आवेश उसमें उत्पन्न हुआ था, उसको मैं
बिल्कुल स्थिर रखता, उसको कहीं छोटे छोटे कणों के पास नहीं ले जाता, तो वो स्थिर रहता। तो इस प्रकार से जो आवेश इसमें स्थिर रहता है उसे ही हम बोलते हैं स्थिर विद्युत। समझ में आपको आया? यदि यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को स्थिर रखा जाए तो उसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की मतलब, और स्थिर आवेश को ही हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ए स्थिर वैद्युत की हो गया। तो विद्युत ये हमारे सभी प्रकार की, घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत और विद्युत ये हो गया। अब हम आते हैं आवेश पर, आवेश को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं आवेश, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चार्ज। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा विद्युत, विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो एक वस्तु में ये ऊर्जा उत्पन्न हो गई। लेकिन मेरे भाई ये जो ऊर्जा है, विद्युत एक ऊर्जा है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिस गुण के कारण ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस गुण को हम बोलते हैं आवेश। आवेश के बिना विद्युत का कोई महत्व नहीं है। पहले आवेश ही उत्पन्न होता है, आवेश के कारण ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसे हम बोलते हैं आवेश। ये सिंपल एक भाषा में आपको परिभाषा दे दी। ठीक है, अब आगे बात करें तो दोस्तों आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, ध्यान रखना, आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। और आवेश जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है वो वस्तु या वो पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाता है। क्या बोला मैंने? आवेश एक भौतिक राशि है और जिस वस्तु में और जिस पदार्थ में ये आवेश जो है ना उत्पन्न हो जाता है उसे हम बोलते हैं आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ या विद्युतमय पदार्थ। बिल्कुल मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, आवेश जिस वस्तु में उत्पन्न होगा उसे विद्युत आवेशित पदार्थ या विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये आवेश है। आगे बात करें तो आवेश की आगे बात करें तो दोस्तों जो आवेश है इसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से शो करते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से इसको आवेश को हम शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। और आवेश जो है ना मेरे भाई एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब दोस्तों हमने देखा था अभी विद्युत को, तो विद्युत को हमने क्या निकाला था? हम किससे व्यक्त करते हैं? आई से। और आई का हमने अभी हाल फॉर्मूला निकाला था, आई बराबर होता है Q अपॉन T। अगर एक भाषा में कहें कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम आवेश का फॉर्मूला बनाएं तो इस Q की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा I इंटू टी। मतलब ये जो है ना आवेश का फॉर्मूला बना है, Q बराबर I इंटू टी, ये आवेश का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम इनके मात्रक पे पहुंचते हैं। अब हम इनके मात्रक देखेंगे। तो मेरे भाई आवेश के मात्रक पे पहुंचेंगे और कई टाइप के हम इसके मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आज के बाद ये चीज याद रखना है कि अगर आपको मात्रक निकालना है किसी का या फिर किसी का विमीय सूत्र निकालना है तो आपको बेसिकली फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू टी। हमें मात्रक निकालना है तो हम पहले निकालेंगे SI मात्रक। ठीक है, तो SI मात्रक पे यदि बात करें तो देखो अब इसका निकालना है तो फॉर्मूला I धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब समय का क्या होता है? तो समय का होता है सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर इंटू सेकंड हो गया। ठीक है, अब एम्पियर इंटू जो सेकंड होता है मेरे भाई उसे हम बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो गया हमारा? कूलाम हो गया। ठीक है, तो ये आवेश का जो मात्रक होता है, SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब
अब हम सीजीएस मात्रक पे बात करेंगे, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक मेरे भाई, सीजीएस पद्धति में अगर हम देखें इसका मात्रक, तो देखो एसआई में क्या हो गया, कूलाम हो गया, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम। ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है स्टेट कूलाम, ठीक है। अब एक बात हमें यहां से ये समझ में आ रही कि सर ये कूलाम है और ये स्टेट कूलाम है, ये कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है। तो मेरे भाई जो कूलाम और स्टेट कूलाम है, इसमें ये रिलेशन है कि एक कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये होता है कूलाम और स्टेट कूलाम में रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप इसको तैयार करके रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें और भी मात्रक की, ठीक है, तो ईएमयू मात्रक की बात करें, ठीक है। तो ईएमयू मात्रक, और देखो इसका एसआई मात्रक भी होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक भी होता है, एक ईएमयू मात्रक भी होता है। अब ईएमयू मात्रक क्या होता है, तो ये ईएमयू होता है ना मेरे भाई, ये विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है, विद्युत चुम्बकीय मात्रक, ठीक है। तो ईएमयू और हमारा कूलाम में रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो ईएमयू और कूलाम में रिलेशन की अगर हम बात करें, तो एक कूलाम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU, ठीक है। तो ये EMU और हमारा कूलाम में रिलेशन हुआ। एक फेरेड भी होता है, ठीक है, तो फेरेड और कूलाम में भी रिलेशन होता है। तो फेरेड और कूलाम में हम रिलेशन की बात करें तो होता है मेरे भाई, एक फेरेड बराबर 96,500 कूलाम, ठीक है। तो ये रिलेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिकली याद रखना होगा और रखना हमेशा, ठीक है। अब 1 मिनट हम यहाँ पर दोस्तों इस जो आवेश है इसके आईयूपीएसी नाम पे, सॉरी विमीय सूत्र पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका विमीय सूत्र निकाल देंगे, ठीक है। तो विमीय सूत्र के लिए भी बेसिकली हमें किसकी जरूरत होती है, सूत्र की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एम्पियर, ठीक है, मतलब ये धारा है, तो धारा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये समय है, समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो हमारा जो आवेश है, इस आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी, ठीक है। अगर हमें पूरे वर्डों में लिखना है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम तो है नहीं हमारे पास, M0, ठीक है, एल हमारे पास नहीं है, L0, ठीक है, टी हमारे पास है तो T1, ए हमारे पास है तो A1, ठीक है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम AT बोल सकते हैं। ये हमारा विमीय सूत्र हुआ। अब मेरे भाई हम आवेश के प्रकार पे बात करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो आवेश होता है, इस आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो मेरे भाई आवेश का सबसे छोटा मात्रक है जो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, ठीक है, सबसे छोटा मात्रक। और यदि आवेश का कोई सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो वो बता देना आप फैराडे। क्या बता देना, फैराडे। फ्रैंकलिन और ये फैराडे, ये छोटा मात्रक है और ये सबसे बड़ा मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। अब हम आवेश के टाइप पे बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार, ठीक है, समझ लो बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आवेश के प्रकार पे बात करें तो आवेश मेरे भाई 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है धनावेश, धनावेश, और दूसरा हमारा होता है ऋणावेश, ठीक है। ये हमारा एक हो गया धनावेश और दूसरा हमारा होता है ऋणावेश। ये 2 प्रकार के हमें आवेश पढ़ने हैं, ठीक है। धनावेश को हम प्लस से शो कर देते हैं और ऋणावेश को हम ये माइनस से शो करते हैं। ये 2 प्रकार के, ठीक है। अब धनावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान के चलो दोस्तों ये कोई सोडियम है, क्या है ये, सोडियम है, और सोडियम का जो बेसिकली जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब
अब केमिस्ट्री में आपने 11th में एक चीज तो हमेशा सीख कर रखी होगी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही दान होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ग्रहण होता है। कभी ना कभी प्रोटॉन का दान होता है, ना कभी प्रोटॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, बिल्कुल आप ये चीज याद रख के पक्का पता होगी आपको। आपको इतना देखो, परमाणु क्रमांक इसका कितना है 11, तो इस पास प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके पास कितनी है 11। ठीक है, अब यदि ये सोडियम, अपना ये जो आपका सोडियम दिख रहा है, सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिए, यहां पर देखो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, अब एक इलेक्ट्रॉन को इसने दान कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ठीक है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी बची 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची है 10। प्रोटॉन का तो दान नहीं किया, प्रोटॉन का दान नहीं किया। प्रोटॉन पहले भी कितने थे 11, और अब भी कितने हैं 11। प्रोटॉन का इसने दान नहीं किया ना, केवल किसका दान किया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अब कितने बचे 10। ठीक है, अब 10 बचे, तो देखो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। अब ये 10 हैं और ये 11 हैं, तो 10 में से 11 में से 10 को घटा दो तो कितना बचा 1, और 1 वो क्या बचा है प्लस बचा, क्या बचा है प्लस। मतलब सीधी सी बात ये है दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन का दान होगा, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उस पर क्या जाएगा धनावेश, और वो धनावेश पदार्थ कहलाएगा, वो कहलाएगा धनावेशित पदार्थ। मतलब इलेक्ट्रॉन दान करेगा कोई बंदा तो उस पर धनावेश आएगा, और उसे हम बोलते हैं धनावेश। तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ऋणावेश की बात कर लो। ऋणावेश क्या होता है, तो ऋणावेश जैसे मान के चलो ये दोस्तों क्लोरीन है, इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या भी इसके पास 17 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके पास 17 है। ठीक है, अब यदि इस क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, यदि हम इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इस क्लोरीन को जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18। पहले तो 17 थी, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितनी हो गई 18। और प्रोटॉन की संख्या पहले भी 17 थी, अब भी 17, क्योंकि ना तो प्रोटॉन दान किए जाते, ना तो प्रोटॉन ग्रहण किए जाते। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। अब कौन ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, कितना है 1 ज्यादा है ना, तो ये हमारा 1 माइनस आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। समझ में क्या आपको आया, 1 माइनस है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर माइनस आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा उस पर प्लस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला धनी और इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणी, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो ऋणावेश होगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वो धनावेश होगा। तो ये क्लियर है। तो ये हमारे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब ये बात हुई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो आगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल याद रखना, धनावेश को हम प्लस से, ऋणावेश को हम माइनस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बेसिकली बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों महा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब 2 धनावेश आपस में मिलते हैं, 2 धनावेश आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये आपका जो बॉक्स है इसमें भी क्या है, धनावेश भरा हुआ है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या भरा हुआ है, धनावेश। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें भी धनावेश भरा हुआ है, इसमें भी क्या भरा हुआ है, धनावेश भरा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों बॉक्स आपस में मिले, दोनों बॉक्स आपस में मिले तो क्या होगा, तो दोनों बॉक्स आपस में मिलेंगे। देखो ये भी धनी और ये भी धनी, और आपको तो ये बेसिकली दोस्तों पता है, जब समानता वाले 2 लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ होती है कि ये कैसे बड़ा होगा, उससे बड़ा तो मैं होऊंगा। ठीक है, वो बोलेगा ये कैसे हो गया बड़ा, उससे बड़ा तो मैं करके दिखाऊंगा। मतलब सीधी सी बात कहने का मतलब है, 2 जब समान व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें चिढ़ होती है, जलन होती है। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे से ये दूर भागेंगे।
ठीक है बिल्कुल। तो अब ये समान आवेश है मतलब सजातीय आवेश है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको स्क्रीन पर आ रहा है, उसको आप नोट कर दीजिएगा। दो सजातीय आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। दो सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो ये सजातीय आवेश हैं तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है। चलो आगे बात कर लो, आगे यहां बात कर लो। अब दोस्तों यहां पर ये आपका एक बॉक्स दिख रहा है और एक बॉक्स आपका ये दिख रहा है, ठीक है। चलो है ना, तो इसमें है मेरे भाई माइनस, ठीक है, इसमें क्या है माइनस, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, मतलब ये दोस्तों आपस में समान लोग मिल रहे हैं, और आपस में जब समान लोग मिलते हैं तो क्या होता है, चिड़न होती है, जलन होती है। तो इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। चाहे वो धनावेश वाला समान हो, चाहे वो ऋणावेश वाला समान हो, समान आवेश मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो इसमें ही वही आएगा, इसमें भी क्या रहेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इसमें भी हमारा सेम वही पॉइंट चलेगा, दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, देखो आप इधर समझो जरा, देखो अब ये हमने एक बॉक्स बना दिया और ये हमने एक बॉक्स बना दिया, दिख रहा है यहाँ पे। इस बॉक्स में हमने रखा धनावेश, क्या रखा, धनावेश, और इस बॉक्स में हमने रखा ऋणावेश, ठीक है। अब इसमें धनावेश और इसमें रखा हमने ऋणावेश। अब ये है धनी आदमी और ये बेचारा गरीब आदमी है, एक धनी और एक गरीब मिल गए। तो धनी और गरीब में तो क्या आकर्षण होता है, गरीब को आशा रहती है अगर मैं इसका काम काज करूंगा तो मेरे पर कब जब कोई परेशानी विपदा आएगी तो मुझे कम से कम ये पैसा तो दे देगा। मतलब जब धनी और गरीब व्यक्ति मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो उसी प्रकार मेरे भाई जब विपरीत आवेश आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें आकर्षण और एक दूसरे के ये पास आएंगे, एक दूसरे के ये पास आएंगे। हमने चुम्बक को दोस्तों अक्सर खेलते खेलते देखा है, हमने कभी कभी देखा है कि चुम्बक को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के पास लेके आते तुरंत चिपक जाती है, और कभी कभी हमने देखा है चुम्बक को पास लाते 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 भी हैं तो भी वो एक दूसरे से चिपकती नहीं। क्यों, क्योंकि जब चुम्बक के समान ध्रुव मिलते हैं तो वो नहीं चिपकती, लेकिन जब चुम्बक के असमान ध्रुव मिलते हैं तो वो एक दूसरे में चिपक जाती है। तो बिल्कुल हमेशा दोस्तों याद रखना है कि सजातीय आवेश मतलब समान आवेश मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान आवेश मिलेंगे मतलब एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस मिलेगा तो उनमें क्या होगा, आकर्षण। सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में मतलब असमान में आकर्षण होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये हो जाएगा, यदि इसमें हमने माइनस रख दिया और ये एक बॉक्स है इसमें हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया, तो इसमें भी मेरे भाई क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। तो ये हमारा आवेश तक आज की वीडियो फिनिश हुई। इसके बाद जो भी आगे पढ़ेंगे उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मजा आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों हाँ, इसके बाद हम आपको कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी कराएंगे इसके बाद, ठीक है, वो आवेश से रिलेटेड होंगी जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।